हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनोज आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे विद कोरी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने टॉप 10 साइंस क्वेश्चन का जो सीरीज है उसका दूसरा पार्ट लेके आया हूं। सेट नंबर 2 है ये, जो कि ग्रुप डी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपने टॉप 10 साइंस क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका सेट 1 देखा होगा तो उसके अंत में मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि लोहे में जब जंग लगता है तो उसके कारण क्या उसका वजन बढ़ता है या घटता है। तो उसका जो राइट आंसर होगा, लोहे में जंग लगने के कारण उसका वजन बढ़ जाता है। आइए अब चलते हैं सेट नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? जो ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होता है वो होता है फ्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। आपको इन ऑप्शन में से सबसे पहले ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। क्लोरीन जो होता है वो किसी भी तत्व से आसानी से बॉन्डिंग बना देता है। इसके परमाणु कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह 7 होती है और इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। आयोडीन के बारे में मैं बता देता हूँ। अगर किसी भी मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसे घेंघा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। सूर्य में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व हाइड्रोजन और हीलियम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो वह हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वह फ्लोरीन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 2। तो मैं आपको बता दूं, जो मछली होती है, मछली के हृदय में कक्ष की संख्या 2 होती है। उसमें 2 कक्ष होते हैं, एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। ग्रुप डी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मनुष्य के हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है, तो उसका राइट आंसर होगा 4। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? ये बहुत ही एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि ग्रुप डी में कई बार पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है स्कारबिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर सी टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर डी रेटिनॉल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए स्कारबिक अम्ल। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह स्कारबिक अम्ल होता है। थोड़ा सा आप ये ऑप्शन के बारे में जान लीजिए। कैल्सीफेरॉल जो होता है ये विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है। टोकोफेरॉल जो होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। अगर हो सके दोस्तों तो जितने भी विटामिन हैं उन सभी विटामिन के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले जो रोग हैं उनको आप रट लीजिएगा, जिससे क्या है कि कई बार ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सूर्य के धब्बों का तापमान कितना होता है? सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है वो कोरोना कहलाती है और सूर्य की जो सबसे बाहरी चमकदार परत होती है उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य के जो धब्बे होते हैं इनका तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 6000, ऑप्शन नंबर बी 4500, ऑप्शन नंबर सी 1500 और ऑप्शन नंबर डी 2000। तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य के जो धब्बे होते हैं उसका जो तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, पुरानी चट्टानों का अध्ययन को क्या कहा जाता है या पुरानी चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है पेडोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी सेलेनोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका पेडोलॉजी। आप थोड़ा सा पेडोलॉजी के बारे में समझते हैं। जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी कई प्रकार की होती है, उस मिट्टी का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पेडोलॉजी। फिर ऑप्शन नंबर बी आता है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी क्या कहलाता है? जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा के सतह है या फिर चंद्रमा का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है सेलेनोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलॉजी। किसी भी स्थान पर पुरानी चट्टानों का जो अध्ययन किया जाता है तो वह पेट्रोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी क्या होता है? पोमोलॉजी जो फलों का अध्ययन किया जाता है तो उसे पोमोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा पेट्रोलॉजी। पुरानी चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी के अंतर्गत आएगा। अब एक क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही हम एग्जाम हॉल में गलत करके आ जाते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत क्या होता है? एक बार ग्रुप डी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था और कई सारे स्टूडेंट के द्वारा इसे गलत कर दिया गया था, इसलिए मैं ऐसा एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऑप्शन नंबर ए 18%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 100% और ऑप्शन नंबर डी 75%। तो जो 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो मैं बता दूं दोस्तों, जो सोना होता है, प्योर सोना जो होता है वो 24 कैरेट का जो सोना कहलाता है प्योर सोना कहलाता है।
ये क्वेश्चन जो है एक न्यूमेरिक टाइप से है। आप फिजिक्स में कई बार ऐसे न्यूमेरिक क्वेश्चन आते हैं, मेरे भी ग्रुप डी के पेपर में दो से तीन क्वेश्चन न्यूमेरिक टाइप से आए थे, वो लेंस से क्वेश्चन आए थे, लेकिन किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कवर किया है। दोस्तों 24 कैरेट को आपको बेस मानना होगा 24, और उसमें से आपको निकालना 18 कैरेट सोने का प्रतिशत निकालना है, तो ये हो गया 18, और फिर उसके बाद परसेंट निकालना है, तो ये हो गया। जब आप इसको काटेंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, अर्थात 3/4 आ जाएगा। 3/4 इंटू 100। अब आप जानते हैं कि 3/4 कितना होता है, 3/4 अर्थात कि 75%, तो टोटल आपका आ जाएगा 75%। 18 कैरेट सोने में कितना सोना होता है, तो उसमें 75% सोना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है, बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर आपको जब तक बेसिक इसका पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो एक नंबर आपका छूट जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी हाइजेनबर्ग, ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी नील्स बोर। अब हम थोड़ा इन साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो हमारे आइंस्टीन थे, आइंस्टीन ने किसका प्रतिपादन किया था, तो इन्होंने प्रकाश के सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1905 से लेकर 1916 तक। इन्होंने एक अध्ययन किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बेसिस पे इन्होंने 1916 में बुक प्रकाशित की थी, उसमें इन्होंने प्रकाश के सापेक्षता के सिद्धांत को परिभाषित किया था और उसे बताया था। थोड़ा सा हम नील्स बोर के बारे में जान लेते हैं। नील्स बोर वह साइंटिस्ट है जिन्होंने किसी भी परमाणु के जो बाहरी कक्ष होते हैं, कक्ष जैसे कि एस, पी, डी और एफ, जो 4 कक्ष होते हैं, इन कक्षों को पहली बार परिभाषित किया था, तो किसने किया था, नील्स बोर के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं जो हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी है हाइजेनबर्ग। ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इस कारण से इस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने रखा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है 6 × 10⁻11, ऑप्शन नंबर बी 6 × 10⁻15, ऑप्शन नंबर सी 6 × 10⁻24, ऑप्शन नंबर डी 6 × 10⁻30। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, थोड़ा सा यही बताऊंगा कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 6 × 10⁻24 होता है। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वह होती है 6371 के आसपास होती है। वैसे कई कई ऑप्शन में आपको 6400 किलोमीटर भी दिखाएगा, तो आपको अगर 6400 किलोमीटर दिया है तो ठीक है, नहीं तो अगर 6371 के आसपास अगर दिया गया है ऑप्शन में, तो वो भी राइट आंसर होगा, किलोमीटर में होगा, तो वो पृथ्वी की त्रिज्या कहलाएगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए भूपर्पटी, ऑप्शन नंबर बी मेंटल, ऑप्शन नंबर सी क्रोड और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग पूछा गया है, तो पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग होता है, उसे क्रोड कहा जाता है, या फिर आप उसे कोर भी कह सकते हैं, वैसे क्रोड कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे बाहरी जो परत होती है उसे भूपर्पटी कहते हैं, अर्थात जिसमें हम रह रहे होते हैं, जिसमें पेड़ पौधे, पशु, जीव जंतु, मनुष्य, घर बने हुए हैं, या फिर कुछ भी जो स्ट्रक्चर है ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ आपका भूपर्पटी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी है मेंटल, मेंटल जो होता है, जो पृथ्वी के भूपर्पटी और क्रोड के बीच में पाया जाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है। मेंटल 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊपरी मेंटल और एक भीतरी मेंटल, ये 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आता है क्रोड। क्रोड जो होता है वह पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग कहलाता है, तो यह सबसे आंतरिक भाग होता है। इस प्रकार जो पृथ्वी का क्रोड होता है उसमें इतना हाई टेम्परेचर और इतना हाई प्रेशर होता है कि इसमें लोहा जो होता है पिघली अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्राथमिक कलर। प्राथमिक कलर इनमें से कौन सा नहीं है। प्राथमिक कलर अर्थात वह कलर जो कि किसी अन्य कलर से मिलाकर बनाए नहीं जा सकते हैं, उसे हम प्राथमिक कलर कहते हैं। तो प्राथमिक कलर 2 प्रकार से होते हैं, एक पेंटिंग और स्याही के लिए और एक दूसरा होता है कंप्यूटर या फिर मोबाइल के लिए। तो मैं आपको बता दूं, पेंटिंग और स्याही के लिए जो कलर होता है और वो प्राथमिक कलर होते हैं, वो 3 होते हैं। इसमें ऑप्शन में 4 दिए हैं, आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए होता है लाल कलर, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी नीला। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसमें से हमें वो कलर छांटना है जो प्राथमिक कलर नहीं है, तो वो है आपका हरा।
जो लाल, पीला और नीला होते हैं वो पेंटिंग और स्याही के लिए प्राथमिक कलर कहलाते हैं। वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर या फिर डिजिटल स्क्रीन के लिए जो प्राथमिक कलर होते हैं वो कौन से हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका बदल जाएगा, यहाँ पर आपका पीला के स्थान पर हरा हो जाएगा। तो उसका जो राइट आंसर लाल, हरा और नीला होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है प्राथमिक कलर, इनमें से प्राथमिक कलर कौन सा नहीं है पेंटिंग और स्याही के लिए, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है। अब वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन करूंगा। जो हमारा सूर्य होता है और पृथ्वी होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी होती है उस दूरी को क्या कहते हैं? आप इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह सीरीज अगर आपको अच्छी लगी हो तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। हर दिन हम आपके लिए साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन लाएंगे। बाकी अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।